हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश विनय यादव के साथ, और आज का जो हमारा पार्ट है 11th क्लास में हॉर्नबिल जो हमारी बुक है इंग्लिश की, उसमें हम फर्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे। इन द लास्ट क्लास वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट दिस चैप्टर. So the half part or the 5 points we have done, and now the next 6 to 10 5 points will be there in this class. आज हम इन पॉइंटों को डिस्कस करेंगे. So before doing this one, we can see here the name of the chapter, the portrait of a lady, and the name of the writer is खुशवंत सिंह. हमने इसमें ये जो चैप्टर है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, यहाँ पे जो लेडी है वो कौन है? नरेटर्स कौन है? वेरी गुड, नरेटर की ग्रैंड मदर. ठीक है, उसके पेन पोर्ट्रेट को डिस्क्राइब किया गया है नरेटर ने, उसके बारे में पूरा उसका डिस्क्रिप्शन दिया है, और उनके आपस के जो रिलेशनशिप है, उनके आपस के जो संबंध हैं उनको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है. ठीक है ना, तो आप लोग यहाँ समझेंगे. आपने जाना भी पहली क्लास में कि जो नरेटर है पहले अपनी ग्रैंड मदर के बारे में डिस्क्राइब करता है, उसका डिस्क्रिप्शन देता है कि औरों की ग्रैंड मदर की तरह उसकी जो ग्रैंड मदर है वो भी एक ओल्ड लेडी है. ठीक है ना, उसकी जो कमर झुकी हुई है, हाथ में स्टिक लेके चलती है, रोजरी बीड्स उसके हाथ में रहती है. ठीक है ना, और उसका चेहरा जो है क्रिस कोर्स ऑफ रिंकल, झुर्रियों से भरा हुआ है. ठीक है, ये सारी चीजें आपने सीखी उसके डिस्क्रिप्शन में. फिर उनकी रिलेशनशिप के बारे में बात करता है कि नरेटर जब छोटा था, बच्चा था, तो उसके पेरेंट्स शहर चले जाते हैं, सिटी चले जाते हैं. अब नरेटर अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहता है, और ग्रैंड मदर उसकी हेल्प करती है उसके हर एक काम में. सुबह उसे स्कूल के लिए उठाना, स्कूल के लिए रेडी करना, उसके लिए ब्रेकफास्ट लंच रेडी करना. ठीक है ना, और उसके जो वुडन प्लैंक है उसको प्लास्टर करना, वॉश करना, उसके लिए रेडी करना. इस तरह सारी चीजों में उसकी हेल्प करती है, और वो फिर उसके बाद उसे स्कूल के लिए भी छोड़ने जाती थी. ठीक है, नरेटर का जो स्कूल होता है और जो ग्रैंड मदर का जो टेम्पल होता है, दोनों ही पास पास थे बिल्कुल. ठीक है ना, जब तक नरेटर स्टडी करता था, ग्रैंड मदर क्या करती थी? ग्रैंड मदर पूजा करती थी, स्क्रिप्चर्स वगैरह पढ़ती थी. जो ओल्ड स्टेल चपाती होती थी वो गांव के, या आप कह सकते हैं जो स्ट्रीट डॉग्स होते थे, उनके लिए वो ले जाती थी. ठीक है, और जब तक नरेटर जब पढ़ाई करता था वो वहाँ पे स्क्रिप्चर पढ़ना, प्रे करना, अपना ही काम करती थी. और उसके बाद दोनों ही वापस कर साथ आते थे. नरेटर की ग्रैंड मदर जो स्टील चपाती होती थी वो डॉग्स को, स्ट्रीट डॉग्स को वहाँ डालती थी. वो उसके लिए स्ट्रगल करते थे और आपस में कई बार लड़ाई भी करते थे. ठीक है, अब उसके बाद कहता है यहाँ तक उनके गांव में जो आपस में जब रह रहे हैं तब तक के रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है, जो कि बहुत अच्छा था. वो दोनों बड़े प्यार से रहते थे, एंड बोथ वर वेरी हैप्पी, बहुत ही खुश थे वो. ठीक है, लेकिन फिर उनके नरेटर के और उनके रिलेशनशिप में, ग्रैंड मदर के रिलेशनशिप में एक टर्निंग पॉइंट आता है. और वो टर्निंग पॉइंट क्या था कि नरेटर पेरेंट्स कॉल्ड हिम इन सिटी फॉर हायर एजुकेशन, और आगे की पढ़ाई के लिए वो उसे शहर बुला लेते हैं. नरेटर ग्रैंड मदर वॉज नॉट हैप्पी टू गो देयर, बट शी आल्सो वेंट विद हिम. वो उसके साथ जाती है, और अब वो दोनों वहाँ पे रहते थे, बट इतनी ज़्यादा उनकी बातचीत नहीं होती थी. देयर वर नॉट स्ट्रीट डॉग्स, सो शी स्टार्टेड गिविंग द ब्रेड क्रम्स टू द स्पैरोज. स्पैरोज को वो ब्रेड क्रम्स डालना शुरू कर देती है. धीरे धीरे बहुत सारी स्पैरोज उसके पास इकट्ठी होनी शुरू हो जाती हैं. ठीक है ना, और नरेटर अक्सर अपनी ग्रैंड मदर को बताता था अपनी पढ़ाई के बारे में. उसमें जो इंग्लिश सब्जेक्ट था, या उसमें जो म्यूजिक का था, या साइंस का था, उनके बारे में बताता था. बट द ग्रैंड मदर डिड नॉट लाइक इंग्लिश और साइंस. वो इंग्लिश और साइंस को पसंद नहीं करती थी, बिकॉज शी थॉट दैट देयर आर नॉट द स्क्रिप्ट एजुकेशन, या फिर आप कह सकते हैं रिलीजियंस एजुकेशन, या फिर आप जो धार्मिक शिक्षा है वो स्कूलों में नहीं दी जाती, तो उसके बिना शिक्षा अधूरी है, उसका ये मानना था. बिकॉज शी वॉज एन ऑर्थोडॉक्स लेडी, वो एक रूढ़िवादी लेडी थी, परंपरागत औरत थी. इस वजह से उसे ये चीजें पसंद नहीं थी. जब नरेटर उसे म्यूजिक के बारे में बताता था,
जब नरेटर उसे म्यूजिक के बारे में बताता था तो वो क्या करती थी, वो उदास हो जाती थी, बिकॉज उसके अकॉर्डिंग जो म्यूजिक सब्जेक्ट, ये म्यूजिक जो बजाना होता है, संगीत बजाना होता है, वो बेगर्स के लिए और प्रोस्टिट्यूट्स के लिए होता है, ना कि लोगों के लिए। तो वो बड़ी उदास हो जाती थी। यहाँ तक कि कहानी को बेटा हमने सीखा, समझा, और मैंने इसको दोबारा से एक बार रिकैपिचुलेट किया आपके लिए। आपको यहाँ तक समझ आया? जो 5 पॉइंट्स में हमने सीखा था वो मैंने आपको ब्रीफ में एक बार बता दिया है। अब हम अगले इन पॉइंटों की तरफ आगे बढ़ते हैं और नई कुछ सीखने की बात को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान दीजिए क्या कहता है हमारा जो 6 पॉइंट है। यू विल सी हियर द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप ब्रोकन। उनकी जो फ्रेंडशिप का जो बॉन्ड था, बंधन था, वो ब्रोकन, टूटता है। टर्निंग पॉइंट तो एक आता ही है, और टर्निंग पॉइंट, पहला टर्निंग पॉइंट क्या आता है उसमें, जब नरेटर शहर आया था तब उनका आपस का जो रिलेशनशिप था वो वैसा पहले की तरह नहीं था। अब कहता है ये जो फ्रेंडशिप है ये तो एक तरह से टूट ही गई थी। और क्या हुआ उसमें कि उनकी जो फ्रेंडशिप थी, उनका जो बंधन था इस दोस्ती का, वो टूटता है। तो क्या बताता है इसमें कि when the narrator went to university for higher study, जब नरेटर को यूनिवर्सिटी भेजा गया, विश्वविद्यालय में भेजा गया पढ़ने के लिए, आगे की स्टडी के लिए, he got a separate room for study, उसे एक अलग से रूम मिल गया था स्टडी के लिए। ठीक है ना? The narrator grandmother and narrator did not meet each other, वो ज्यादा नहीं मिलते थे एक दूसरे से। ठीक है ना? उसे अलग रूम दिया गया था, वो अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान देता था, इसीलिए वो ग्रैंड मदर से ज्यादा नहीं मिल पाता था। ठीक है? नरेटर्स ग्रैंडमदर व्हेन शी डिड नॉट मीट हर ग्रैंडसन, शी वाज वेरी अलोन, शी एक्सेप्ट द लोनलीनेस, वो अकेली रहती थी, उसने एक्सेप्ट कर लिया था उस अकेलेपन को। बट शी डिड नॉट से एनी वर्ड टू एनीवन, लेकिन उसने किसी को कुछ कहा नहीं, अपने उस लोनलीनेस को एक्सेप्ट कर लिया था। देयर वर नॉट द स्ट्रीट डॉग्स इन द सिटी, शहर में वो गली के जो कुत्ते थे, डॉग थे, वो नहीं थे जिनको वो रोटी डालती थी, उसमें नहीं मिले। तो कहता है उसने क्या किया था, ब्रेड क्रम्स टू द स्पैरो, फीड द ब्रेड क्रम्स टू द स्पैरो, स्पैरोज को जो ब्रेड के टुकड़े हैं वो खिलाना शुरू कर दिया था। स्पिनिंग द व्हील्स, चरखा काटना शुरू कर दिया था। कहता है वो अपना टाइम किस तरह स्पेंड करती थी, स्पिनिंग द व्हील, वो चरखा काटती थी। ठीक है? उसमें लगी रहती थी और अपनी पूजा पाठ को कंटिन्यू रखती थी। ठीक है? जैसे वो पहले करती थी उसी तरह। दूसरा, उसके बाद कहता है उसने उस लोनलीनेस को भी एक्सेप्ट कर लिया था, और जनरली सी सेट ऑन वरेंडा, वो वरेंडा के अंदर बैठ जाती, जो बरामदा होता था वहां बैठ जाती थी। एंड टुक द ब्रेड क्रम्स इनटू स्मॉल पीसेस, ब्रेड के जो टुकड़े होते थे, रोटी के जो टुकड़े होते थे, उनके छोटे छोटे टुकड़ों में डालती थी, लेती थी, और उनको गिव्स देम टू द स्पैरोज, चिड़िया को डालती रहती थी। फीडिंग द स्पैरो वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द डे फॉर हर। Feeding the sparrow, you will see this is the main point, that questions can be also there, that what was the happiest moment of the narrator in the whole day, पूरे narrator's grandmother, पूरे दिन में narrators की grandmother का सबसे happiest moment कौन सा होता था? feeding the sparrow the breadcrumbs was the happiest moment for the narrator's grandmother, narrator की grandmother के लिए उन चिड़ियों को दाना डालना, रोटी डालना सबसे happiest moment होता था। और वो क्या करती थी? कहता है when she gives the breadcrumbs to the sparrows, then hundreds of sparrows, सैकड़ों की संख्या में जो स्पैरोज होती थी वो उसके पास इकट्ठी हो जाती थी, बहुत सारी संख्या में स्पैरोज उसके पास इकट्ठी हो जाती, बट शी डिड नॉट शूट देम अवे, वो उनको वहां से भगाती नहीं थी। ठीक है? Sometime the sparrow also sit on her shoulder, कई बार उसके कंधे पे भी वो स्पैरोज आके बैठ जाती थी, but she did not move them away from there, वो वहां से उनको नहीं भगाती थी। Is my point clear? Bond of friendship broken, उसमें क्या पॉइंट थे? क्या कह सकते हैं कि नरेटर जब यूनिवर्सिटी गया तो नरेटर को एक अलग रूम दिया गया था पढ़ाई के लिए, और वो अपनी ग्रैंडमदर से ज्यादा नहीं मिलता था। ग्रैंडमदर ने भी उस लोनलीनेस को एक्सेप्ट कर लिया था, और वो क्या करती थी? स्पिनिंग द यार्न व्हील्स, चरखा काटती थी। ठीक है? दूसरा, अपनी प्रे करती थी।
तीसरा कहता है उसमें वो वरांडा में बैठ जाती थी और ब्रेड के जो टुकड़े होते थे उस स्पैरोज को डालती थी और बहुत सारी स्पैरोज वहाँ इकट्ठी हो जाती थी और कई बार वो उसमें से कुछ उसके शोल्डर पर भी बैठती थी लेकिन वो उन्हें भगाती नहीं थी। इन दिस वी हैव डन these points. You will see the next one, that is the narrator goes abroad. अब यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करने के बाद फर्दर स्टडी और आगे की पढ़ाई करने के लिए कहता है नरेटर जाता है अब्रॉड, विदेश जाता है पढ़ाई के लिए फॉर 5 years, 5 साल के लिए। नरेटर को कहाँ जाना था? विदेश जाना था। कहता है बट when the narrator grandmother heard about that his grandson is going to abroad for further study, she did not even say even a single word to anyone. किसी को कुछ भी एक वर्ड भी नहीं कहा, but she was upset now. वो upset थी लेकिन किसी को कोई वर्ड नहीं कहा। And she also went to the railway stations with the narrator to see him off. वो नरेटर के साथ कहाँ पे गई? रेलवे स्टेशन भी गई उसे सी ऑफ करने के लिए, ठीक है, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। When the narrator was going on the railway stations, she gave a kiss on his forehead. तो उसने एक उसके माथे पर एक किस दिया। That was a great physical relations, physical touch with grandson and grandmother. ये एक बहुत ही इमोशनल जो टच था जो कि एक ग्रैंड मदर ने एक ग्रैंडसन को दिया था। इज माय पॉइंट क्लियर? इस पॉइंट में हमने क्या सीखा? नरेटर जो गोज अब्रॉड, कहता है नरेटर को अपनी स्टडी को आगे बढ़ाने के लिए नेक्स्ट 5 years के लिए कहाँ जाना था? अब्रॉड जाना था, विदेश जाना था। इसीलिए नरेटर क्या करता है, जब नरेटर की ग्रैंडमदर को ये पता चलता है वो अपसेट होती है लेकिन किसी से कुछ भी नहीं कहती। वो रेलवे स्टेशन जाती है नरेटर के साथ, ठीक है, और नरेटर्स के साथ वहां जाके उसे कुछ नहीं कहा, बस उसे एक फोरहेड पे उसको किस किया और जो कि क्या था, एक ग्रैंडमदर और ग्रैंडसन के बीच में एक इमोशनल टच था। इज माय पॉइंट क्लियर? सी द नेक्स्ट वन। आप देखिए नरेटर यहाँ पे अब्रॉड गया है 5 साल के लिए अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के लिए, और जब 5 साल के बाद वो वापस आता है तब क्या होता है? होम कमिंग, यानी उसका घर वापस आना। आफ्टर 5 years कंप्लीटेड हिज फर्दर स्टडी ऑफ हर ग्रैंडसन सेलिब्रेटेड। अब उसकी ग्रैंडमदर उसके घर आने पे 5 साल पढ़ाई करने के बाद जब घर आता है तो उसके लिए वो क्या करती है? सेलिब्रेट करती है। एंड हाउ डिड सी सेलिब्रेट इट? उसने ये कैसे सेलिब्रेट किया उसको यहाँ पे बताया गया था। कहता है when the narrator grandmother knew that his grandson is coming, her grandson is coming from abroad, then she was very happy. That time she collected the women of her neighborhood. उसने क्या किया? जो पड़ोस की औरतें थी उनको इकट्ठा किया, ठीक है ना, और वो उसे लेने के लिए जाती है रेलवे स्टेशन पे। She had drums. The ladies, other women had also drums and they thumps the drums. वो उन्हें क्या करती है? वो अपने ग्रैंडसन को वापस लेके आती हैं उन लेडीज के साथ, और घर पे लाने के बाद वो क्या करती है? She thumps the drums and also sing the songs like the warriors when the warriors comes at home. जब मतलब जो योद्धा घर आते हैं ना, कुछ जीत कर घर आते हैं और उनके लिए जो गाने बजाए जाते हैं, संगीत बजाया जाता है, इस तरह से वो क्या करती हैं? लेडीज के साथ अपने ग्रैंडसन के आने की खुशी में ड्रम्स बजाती है, संगीत गाती है, बहुत सारे भजन वगैरह गीत वगैरह उन औरतों के साथ गाती है, ठीक है ना। एंड दैट डे, दैट वाज द, वो जो दिन था उसकी लाइफ का पहला दिन था। शी डिड नॉट प्रे, उसने पूजा नहीं की, उसने अपनी प्रार्थना नहीं की, भगवान से जो प्रे करती थी उस दिन उसने कोई पूजा नहीं की। शी कंटिन्यूअसली थम्पिंग द ड्रम्स एंड सिंगिंग द सॉन्ग। वो कंटिन्यूअसली बजा रही थी और रुकने का नाम नहीं ले रही थी, ठीक है ना। सिंग सॉन्ग कर रही थी, गाने गा रही थी और ड्रम बजा रही थी। एंड शी डिड नॉट स्टॉप, नहीं रुकी। तो कहता है उसे उस गाने के लिए और ड्रम्स के लिए रोकना पड़ा, बिकॉज कंटिन्यू ये बजाने से उसकी जो तबीयत है वो खराब हो सकती थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि हाउ शी सेलिब्रेटेड व्हेन हर ग्रैंडसन कम बैक आफ्टर हिज फर्दर स्टडीज इन अब्रॉड। अब्रॉड में जब हमने स्टडी पूरी करने के वापस आया तो उसने कैसे सेलिब्रेट किया।
वो उसको स्टेशन से लेके आई, बहुत सारी वोमेन्स को इकट्ठा किया, उनके साथ संगीत बजाया, ड्रम्स बजाया, वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी और उसे बाद में रोकना पड़ा। और वो पहला दिन था जब उसने प्रे नहीं की थी और वो बहुत ज़्यादा खुश थी। Is my point clear? Yes. See the next one. The grandmother's death. अब नेक्स्ट डे की बात करता है, द मॉर्निंग when her grandmother fell ill. अगले दिन सुबह, उस दिन शाम को लेट तक उसने क्या क्या सेलिब्रेट किया उसके ग्रैंडसन के आने की खुशी में। और कहता है अगले दिन सुबह ग्रैंडमदर जो है क्या होती है, बीमार हो जाती है, सी फेल्ट इल, ठीक है। एंड नाउ शी वाज सेइंग दैट हर एंड इज नियर। अब वो कहती है कि उसका जो दिन है वो नजदीक आ गया है, यानी दिस इज द लास्ट टाइम ऑफ हर लाइफ, ये उसकी लाइफ का लास्ट टाइम है, ठीक है। एंड शी डिड नॉट वांट टू वेस्ट हर टाइम टू टॉक विद एनी अदर। वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी किसी दूसरे से बातचीत करके। शी वांटेड टू सिंग सॉन्ग और शी वांटेड टू प्रे गॉड। वो भगवान की प्रे करना चाहती थी, भगवान के गीत गाना चाहती थी अपने आप से, ठीक है ना। इसीलिए कहता है शी डिड नॉट स्पीक एनीथिंग टू एनीवन, किसी से कुछ नहीं बोला। और उसने अपनी हर रोजरी बीड्स वर इन हर फिंगर, उसकी फिंगर्स में उसकी जो रोजरी बीड्स थी वो थी। एंड वो क्या कर रही है, कंटिन्यू प्रे कर रही है भगवान के लिए, ठीक है। एंड आफ्टर सम टाइम इन द इवनिंग क्या होता है उसमें, कहता है हर रोजरी बीड्स फेल्ट फ्रॉम हर फिंगर्स, उसकी जो रोजरी बीड्स है उसकी उंगलियों से गिर जाती है। सी स्टॉप्ड प्रेइंग, वो प्रे करना स्टॉप कर देती है, ठीक है ना। दैट मीन्स सी बिकम डेड, वो मर चुकी थी। इज माय पॉइंट क्लियर? कहता है किस तरह से उसकी डेथ होती है, कहते हैं अगले दिन वो बीमार हो जाती है और उसने बताया कि उसका एंड नजदीक है। और वो जब उसका एंड नजदीक था तो वो किसी से बात करके अपना टाइम स्पेंड नहीं करना चाहती थी, वेस्ट करना नहीं चाहती थी। इसीलिए वो कहती है कि वो प्रे करेगी और अपनी रोजरी बीड्स को कंटिन्यू वो फिरा रही थी। उसके बाद कहता है कुछ देर के बाद क्या होता है, उसकी रोजरी बीड उसके हाथ से उंगलियों से गिर जाती है और उसकी जो लिप्स थे वो रुक जाते हैं, सॉन्ग सिंग जो गा रही थी वो, ठीक है। और वो मर चुकी थी, क्लियर। नाउ सी द नेक्स्ट वन, दैट इज, अब देखिए उसमें अब क्या होता है, मॉर्निंग बाय स्पैरो। व्हेन शी बिकम डाइड, जब वो मर गई थी तो कहता है उसे नीचे लिटाया गया, जमीन पे लिटाया गया। एंड द रेड श्राउड वाज ऑन हर बॉडी, एक रेड श्राउड यानी आप कह सकते हैं जो लाल कफन था वो उसकी बॉडी पे रख दिया गया था, ठीक है। रेड श्राउड जो है उसकी बॉडी पे रख दिया गया था। एंड नाउ द प्रोसेस, जो प्रोसेस होता है उसके दाह संस्कार का, इट मीन्स यू कैन से दैट द फनरल प्रोसेशन, all the process of the funeral procession was there, was continue, वो कंटिन्यू थे, सारी तैयारियां हो रही थी, उसके दाह संस्कार की तैयारियां हो रही थी। when they saw, जो नरेटर और उनके पेरेंट्स ने देखा तो कहता है वहां पे क्या बताया उसमें, कहता है कि जो स्पैरोज थी बहुत सारी संख्या में, ठीक है, हजारों की संख्या में जो स्पैरोज थी वो वहां पे इकट्ठा हो गई थी। कहता है जब उसकी बॉडी को नीचे लिटाया गया, उसके ऊपर रेड कफन डाला गया, तो कहता है और जो फनरल प्रोसेशन पूरा किया जा रहा था उसमें करने की तैयारी कर रहे थे, तब कहता है जो हजारों की संख्या में जो स्पैरोज थी वो उसकी बॉडी के चारों तरफ आके बैठ जाती है। ऐसा लग रहा था कि दे आल्सो मॉर्न ऑन हर बॉडी, की उसकी बॉडी के ऊपर या उसकी डेथ के ऊपर वो भी मातम मना रही थी, ठीक है। नरेटर्स मदर gives the bread crumbs to these sparrows, नरेटर की मदर ने क्या किया, कुछ ब्रेड क्रम्स यानी रोटी के टुकड़े उन स्पैरोज को डाल दिए। बट कहता है नॉट इवन अ सिंगल स्पैरो ईट एनी ऑफ द ब्रेड क्रम्स, कहता है उसमें से एक किसी भी स्पैरो ने कोई भी एक सिंगल ब्रेड क्रम भी नहीं उठाया। और कहता है कुछ देर वो स्पैरोज वहां बैठ के वापस उड़ जाती हैं लेकिन वो ब्रेड क्रम्स को नहीं उठाती हैं, ठीक है। और उसके बाद जो ग्रैंड मदर का फनरल प्रोसेसन पूरा होता है एंड द नेक्स्ट डे जो स्वीपर होता है उन ब्रेड क्रम्स को साफ कर देता है और वहां से हटा देता है। दिस इज द कंप्लीट चैप्टर, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह।
आई होप जो मैंने आपको समझाया है आप लोगों को सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। ठीक है, इन्हीं पॉइंटों के बेस पे आपके क्वेश्चन बनते हैं। इन पॉइंटों को आप ध्यान से देखिए। यू कैन सी आल्सो दैट हाउ द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप ब्रोकन, कैसे बॉन्ड जो फ्रेंडशिप था कैसे टूटता है। नरेटर विदेश किस लिए गया था, कितने साल के लिए गया था, ठीक है ना। और ग्रैंड मदर का क्या रिएक्शन था जब वो विदेश जाता है, ठीक है ना। हाउ द ग्रैंड मदर सेलिब्रेटेड व्हेन हर ग्रैंडसन कम फ्रॉम अब्रोड, जब वो अब्रोड से आता है कैसे उसकी ग्रैंड मदर ने सेलिब्रेट किया। बेटा यही क्वेश्चन है इसमें। ग्रैंड मदर की डेथ किस तरह से होती है, ठीक है ना। एंड हाउ द स्पैरोज मॉर्न ऑन हर डेथ, कैसे वो जो स्पैरोज होती है वो उसकी डेथ के ऊपर मॉर्न करती हैं, कैसे मातम मनाती हैं। यही क्वेश्चन है इसमें। आपने फर्स्ट 5 पॉइंट में भी देखे थे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इन पॉइंटों में भी मैंने आपको बताया क्वेश्चन क्या है। उसके बाद आपके जो क्वेश्चंस हैं कुछ मैं आपको अगली क्लास में नोट्स में भी वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है ना। आप उनको भी अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे और उनको अच्छे से याद करेंगे। चैप्टर को समझने के लिए, लेसन को समझने के लिए वीडियोस को बार बार देखिए। ये वीडियोस जो हैं आपकी जो SDSS ऐप पे हैं, आपको हमेशा अवेलेबल मिलेंगी। यू कैन सी एनी टाइम if you are studying these, if you want to revise these, anytime you can watch these videos and learn the concept of any chapter, any topic. Thank you so much for giving me your precious time. Thank you everyone. Have a good day. Thank you.